सके टैक्स बचाने का सही तरीका। टैक्स गुरु में आज टैक्स की सही देनदारी और साथ ही में टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए मेरा साथ देंगे अहमदाबाद से हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। मुकेश भाई नमस्ते, स्वागत है आपका। बहुत सारे हमारे पास आपके लिए सवाल हैं, लेकिन आपसे बातचीत करें उससे पहले आज के शो के फोकस को आपके सामने रखते हैं। तो आज टैक्स गुरु में समझेंगे नए रिटर्न फॉर्म्स आ गए हैं और इस बार लग रहा है कि देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा सतर्क है। नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में सरकार मांग रही है आपसे अतिरिक्त जानकारी। तो क्या है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इस बार के रिटर्न फॉर्म में आपको देनी है, जानिए हमारे साथ। साथ ही में आईटी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट इनसाइट की नजर है टैक्स पेयर की आय और उसके खर्चे पर। और अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश से आपको मोटी रकम भेजने वाला है या भेज रही है, तो इनकम टैक्स के कानून में इस लेन देन को किस तरह से देखा जाएगा, क्या इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये भी आज जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात नए रिटर्न फॉर्म की। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 के नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं और इस बार जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको पिछले साल के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। तो क्या है ये ज्यादा इंफॉर्मेशन और किन बातों का आप रखे ख्याल? मुकेश जी, इसी से शुरुआत करते हैं। आप वो सारे पॉइंट्स बनाकर ले आए हैं जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स में जो मांगी जा रही है क्या रहने वाली है? बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रियंका जी हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि इस साल ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स है उसका प्राइम फोकस क्या है। अब हम भी जानते हैं, जैसे 2019 का बजट जब पेश किया गया, हमारे वित्त मंत्री ने ये फिगर्स दिए कि टोटल जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं उनमें से करीब 99.54% रिटर्न्स तो बिना स्क्रूटिनी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब सरकार टैक्स पेयर पर इतना विश्वास रख के चलती है तो ये भी मानती है कि वो रिटर्न में कोई मिस्चिफ ना हो। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि रिटर्न केवल इंफॉर्मेशन देने का रिटर्न ना हो, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें उसमें रखी जाए जिसके कारण टैक्स पेयर की एक बहुत सटल टैक्स स्क्रूटिनी भी हो सके। तो वो दृष्टिकोण से इस बार इन्होंने जो हमारे आय के अलग अलग शीर्षक हैं उसमें कई डेफिनिट चीज़ों का उन्होंने एडिशन किया है जिसको हमें बताना होगा। जैसे कि सैलरी की बात करें, अब तक क्या होता था कि केवल नेट सैलरी आपको दिखानी पड़ती थी और आप कभी ग्रॉस सैलरी और उसमें से कौन से एग्जम्प्ट अलाउंसेस क्लेम करते हैं उसकी डिटेल्स कभी देखी नहीं जाती थी। अब मान लीजिए आपने कोई गलत अलाउंस क्लेम कर लिया है तो आयकर विभाग को इसका शायद पता भी नहीं चलता था। इसलिए इन्होंने इस साल से ये एक नया प्रावधान किया है कि आपको शुरू करना होगा आपकी ग्रॉस सैलरी से और उसमें से आइटमाइज्ड जो आपका हर एक अलाउंस है उसको आपको सेपरेटली दिखाना होगा, उसमें से डिडक्शंस दिखाने होंगे और आपकी टैक्सेबल जो वेतन की आय है उसको आपको बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का टैक्स डिडक्शन नंबर है जो जिसको टान कहते हैं वो भी आपको दिखाना है। अब समझिए आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है तो उसके केस में आपका जो टेनेंट है उसका पान और टान, जहां टेनेंट कुछ टीडीएस करके आपको क्रेडिट देता है उसकी, तो वो दोनों इंफॉर्मेशन भी आपके केस में वो मांगी जाएगी। ये सब इंफॉर्मेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, आशय ये है कि उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके कि जो देने वाला हो और लेने वाला हो दोनों के केस में क्या एक ही फिगर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके सिवा खास तौर से अगर हम देखें तो जो बिजनेस इनकम वाले हैं, अब पहली बार ये होगा क्योंकि लास्ट ईयर तो जीएसटी का अधूरा साल था इसलिए उसका फिर उन्होंने वेवर कर दिया, पर इस साल से हर एक जो बिजनेस का टैक्स पेयर है उसको अपना जीएसटी और उसके साथ वो जीएसटी का जो टर्नओवर है
GSTIN और GST का टर्नओवर ये दोनों देना होगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड GST के डिपार्टमेंट के पास है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। इसके अलावा आपको ये भी बताना है, जैसे आपने कोई बैड डेट्स क्लेम किए हैं, तो वो बैड डेट्स जो हैं, तो आमतौर से या तो आप वो जो जिसका बैड डेट आप राइट ऑफ करते हैं उसका आप पैन दिखाएं। कई बार लोग क्या कहते हैं, हमको पैन मालूम नहीं है, तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। इसलिए अब मैंडेटरी ये किया गया है कि पैन नहीं है तो आपको उसका नाम और पता, माने नेम एंड एड्रेस भी दिखाना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत बारीकी से आपको ध्यान में लेना है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो अन्य सोर्स की आय है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट एडिशन उन्होंने ये किया कि अब इंटरेस्ट, पहले तो जैसे जो सहज फॉर्म होता था फॉर्म 1, उसमें तो एक ही फिगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंसोलिडेटेड दिखाते थे, आप उसका ब्रेकअप भी नहीं देते थे। अब ब्रेकअप ही नहीं, लेकिन जैसे आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आपको ये दिखाना है कि आपका बैंक का इंटरेस्ट क्या है, सेविंग्स बैंक का, FD का क्या है, अदर इंटरेस्ट क्या है। ये इसका पर्पस ये है कि जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, मान लीजिए ATTTA या TTB, उसके साथ उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सके और AIR से जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती है उसका भी क्रॉस चेक हो सके। तो आपने जैसे शुरू में बताया कि टैक्स की कोई टेंशन न लें, पर इसके लिए जरूरी है कि हम रहें अटेंशन में, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो ये मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग के हम इसी ट्रैप में आ सकते हैं। और आपने साइन करके ये रिटर्न पेश किया है तो उसके संदर्भ में यू कैन इवन बी कॉल्ड अपॉन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन। चलिए इसी नोट पर अब सवालों को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे सवाल आए हैं जो इस नए रिटर्न फॉर्म के बारे में ही और अधिक जानकारी चाहते हैं। तो यही एक सवाल आया और मुझे लगता है ये आपके पूरे जवाब के फ्लो में फिट भी बैठेगा। राजस्थान से हुकुम सिंह राजपूत जी ने सवाल भेजा है और हुकुम सिंह जी जो हैं वो किसान हैं। ये जानना चाह रहे हैं मुकेश जी कि ITR में एग्रीकल्चर इनकम की जानकारी देने वाले टैक्स पेयर्स को क्या और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस बार से देनी है क्या? हुकम सिंह जी को हमें ये बताना है कि अब आप केवल, आज तक तो आप खाली अपनी जो एग्रीकल्चर की ग्रॉस इनकम और उसमें से आपका एक्सपेंडिचर कितना है उसकी एक फिगर और बाकी नेट टैक्सेबल इनकम, ये 3 चीजें ही दिखाते थे। पर अब सरकार आपसे मांग रही है कि आपकी जमीन कहाँ आई है, कौन से जिले में, उसका आपको पिन कोड देना है, उसके साथ आपकी जमीन का माप क्या है। तीसरी चीज यह है कि ये जमीन आपकी खुद की ओनरशिप यानी कि मालिकी की है या आपने पट्टे पे रखी है, इज इट टेनेंटेड और लीज्ड आउट। और चौथी बात जो है, वेदर ये जमीन जो है उसको सिंचाई का लाभ या व्यवस्था है या ये केवल बारिश पर निर्भर करती है। अगर आप 5 लाख से ज्यादा नेट एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसके आधार से अगर उनको लगता है कि आपकी जमीन और आप जो इनकम दिखा रहे हो या जो उसके कंडीशंस हैं उसमें कोई मिसमैच है तो इमीडिएटली स्क्रूटिनी का दौरा आप पर आ पड़ेगा। और अगला सवाल पूछ रहे हैं जी जोगा राव, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, दिल्ली से हैं मिस्टर राव। मिस्टर राव नमस्ते, अब पूछे क्या जानना चाहते हैं आप? I am a senior citizen and I am submitting Saral form all through. And this year I have income from pension plus other sources, that is interest. And then this year I have capital gains, long-term capital gains of sale of land, ancestral. And the whole amount has been invested in REC bonds, total amount. So I just want to know which form do we fill this year and how to show the exemption. बिल्कुल जोगाराव जी, आपको एक तो इतने सालों तक आप सहज जिस या सरल फॉर्म, पहले सरल जाना जाता था अब इसको सहज कहा जाता है, भरते थे। इस साल
वो फॉर्म ITR 1 आप इसलिए नहीं भर सकेंगे क्योंकि आपको कैपिटल गेन है, तो आपको ITR 2 भरना है। और ITR 2 में आपका जो कैपिटल गेन है वो एक बार आपको बताना होगा, जो आपका सेल प्राइस है उसमें आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो, और जो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा उसके सामने सेक्शन 54EC में आप ये जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो दिखा के आप अल्टीमेटली कैपिटल टैक्सेबल नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन्स आपका होगा 0। तो ITR आप 2 उसको बराबर याद रखिएगा। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करने वाले इनकम टैक्स विभाग के प्रोजेक्ट इनसाइट की, जिसकी नजर आप पर और आपके शॉपिंग पैटर्न पर है। टैक्स दिया कम और खर्चा किया ज्यादा तो एक्टिवेट हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट इनसाइट। सरकार टैक्स चोरी को लेकर काफी सारे कड़े कदम उठा चुकी है और इसी कड़ी में सरकार एक नया टूल लेकर आई है, प्रोजेक्ट इनसाइट। तो मुकेश जी समझाइए ये प्रोजेक्ट इनसाइट और इसके जरिए कैसे टैक्स चोरी पर नजर रखी जाएगी। समझ लीजिए प्रियंका जी, आजकल जो एक बहुत प्रचलित शब्द प्रयोग बन चुका है सर्जिकल स्ट्राइक, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स इवेजन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ये प्रोजेक्ट इनसाइट को लॉन्च किया गया है। इसका काम पिछले 2-3 सालों से चल रहा था और इसके पीछे करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है। मान लीजिए अब आयकर विभाग का एक सैटेलाइट आपको आकाश में से भी देखता होगा, आपने कहाँ खर्चा किया, आपने विदेश प्रवास किया, आपने मोटर की खरीदी की, आपके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, आपके एक्सपेंडिचर्स, आप सोशल ओकेजन्स। आप समझते हैं कि सोशल ओकेजन मैंने मनाया, किसको पता चलता है, पर प्रोजेक्ट इनसाइट से ये लोग आपके फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी नज़र रखेंगे। समझ लीजिए कि आप दिखावा करना चाहते हैं वहाँ, तो वो दिखावा भी पकड़ा जाएगा, आपके मेल को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है, आपके फॉरेन अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को भी उसके बारे में सरकार की जानकारी रह सकती है। तो प्रियंका जी समझने की बात यह है कि अब पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार ने इसमें जोड़ दिया है ताकि कहीं भी मिसमैच लगे कि आप इनकम इतनी दिखा रहे और खर्चा या इन्वेस्टमेंट डिसप्रोपोर्शन से कर रहे हैं, तो वो मिसमैच के केस में सीधा आप पर इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटिनी आ सकती है। तो जैसे हमने आगे कहा, प्रोजेक्ट इनसाइट के बाद अगर आपको टेंशन नहीं रखना है तो अटेंशन में रहना पड़ेगा। और अब अपने दर्शकों के सवालों को आपके सामने रखेंगे। झारखंड के बोकारो से सुदेश वर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और इनके बेटे जो इन्होंने काफी ट्रैवलिंग की अपने काम के चक्कर में पिछले साल, तो इसी से जुड़ा इनका सवाल भी है। नमस्ते सर, बताइए कैसे मदद करें आपकी। नमस्ते मैम। नमस्ते मुकेश साहब। सर मेरे बेटे ने अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए 5-6 कंट्रीज में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ट्रैवल किया, और कहीं पे 2 महीने, कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 4 दिन, इस टाइप से उन्होंने गुजारा, और टोटल ही वाज आउट ऑफ द कंट्री फॉर 124 डेज। तो सर इसमें सब जगह से उन्हें जहां भी वो गए, उनका जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उसे जर्मनी में, स्वीडन में, उन लोगों ने उसे रिम्बर्स किया। अमेरिका में ये गया, वहां भी इसे रिम्बर्स किया मई टू जुलाई के 3 महीने के लिए $35, लेकिन उन्होंने एज पर रूल टैक्स काट लिया। तो उसे हम अपने फाइनेंशियल ईयर में, जो कि हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है, इसमें हम उसे कैसे दिखाएं? जी, इसमें आप फिक्र मत करिए, क्योंकि आप जो भी इनकम है वो एक्चुअल रिसीट बेसिस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके तौर से आप दिखा सकते हैं। पर सबसे समझने वाली बात आपके लिए ये है कि जैसे आप ये रीइंबर्समेंट को इनकम दिखा रहे हैं, तो इससे कनेक्टेड जो खर्च भी किया है वो खर्च आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। इसलिए जो नेट रीइंबर्समेंट का पैसा आपके पास बचता है
वही पैसा आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के तौर से दिखाना है। और मेरे ख्याल से शायद उनको इंडिया में और कोई इनकम नहीं है, और बाहर की इनकम जो अगर उन्होंने सचमुच में खर्च की है और उसी का रीइंबर्समेंट ये है, तो मेरे विचार से इनको कोई ज़्यादा टैक्सेबल इनकम का सवाल आएगा नहीं। वो क्रेडिट जो है लास्ट ईयर की इस साल में ले लें, और 2019 की शुरू में जो टीडीएस कटा है विथहोल्डिंग टैक्स यूएस में, उसकी क्रेडिट वो नेक्स्ट ईयर में ले सकते हैं। उसके लिए आईटीआर में एक कॉलम भी है जहां आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अगला सवाल दिल्ली से केएस मोहन जी का है, और मिस्टर मोहन जो एक सीनियर सिटीजन है, और हम सभी जानते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस के बाजार में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, और इसलिए इनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं है। लेकिन मोहन जो है 30,000 रुपये खर्च करते अपनी दवाइयों पर, खुद बीमार रहते हैं। साथ ही में पत्नी और बेटी की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम ये कुल 35,000 रुपये अदा कर रहे हैं। तो कुल खर्चा अराउंड हेल्थ के इर्द गिर्द 65,000 रुपये का हो रहा है। तो मोहन ये समझना चाह रहे हैं आपसे मुकेश जी कि क्या वो अपने और अपने परिवार के लिए सेक्शन 80D के तहत छूट क्लेम कर पाएंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, एक तो वो सीनियर सिटीजन है, उनको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल सकता है। अब जितना खर्च उन्होंने किया है अपने लिए, जिसके उनके केस में उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, प्रीमियम चुकता नहीं किया है, इसलिए वो 30,000 रुपया उनको उनके पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर के तौर से 80D में मिलेंगे डिडक्शन। दूसरा, उनकी जो 50,000 की लिमिट है उसमें 30 को छोड़ने के बाद 20,000 और बच जाता है, तो वो 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन जो उन्होंने अपनी पत्नी और अगर उनकी डॉटर भी उनकी डिपेंडेंट है तो उनकी पॉलिसी के लिए जो उन्होंने पेमेंट किया है वो भी मिल सकता है, ताकि आप अपना खर्च लें और फैमिली के लिए प्रीमियम का पेमेंट करें। तो ये दोनों का कॉम्बो जो है, जैसे पिक्चर में आपको पॉपकॉर्न के साथ कोक भी मिलती है, तो उसी एक कीमत में, तो ये 50,000 में दोनों का कॉम्बो का फायदा उठा सकेंगे। और अब गुड़गांव से प्रोफेसर आशीष कुमार मित्रा जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। प्रोफेसर मित्रा, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए क्या है परेशानी? नमस्कार। एक्चुअली 2018 के बजट में प्रोविजन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम एसटीटी पेड इक्विटी सेल शेयर के उसको सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम एनी अदर एसेट लाइक सेल ऑफ लैंड। तो वो उसका पुष्टिकरण चाहता हूँ, इज दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए ये मिलेगा। समझिए, आपको एक्चुअल लॉस होता है, आपने जो कीमत से आपके शेयर खरीदे और आज अगर आप बेचते हैं उसमें आपको लॉस होता है, तो वो लॉस आप अपने और कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ख्याल केवल ये रखना है कि लॉन्ग टर्म जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म गेन के सामने सेट ऑफ होगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने वाले हैं कि अगर विदेश से आपका कोई रिश्तेदार आपको एक मोटी रकम भेजता है तो इस पर टैक्स की देनदारी क्या होती है। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और दिल्ली से मोहित लूथरा की परेशानी दूर करते हैं। मोहित अपनी मदर के लिए यह सवाल पूछ रहे हैं। इनकी माताजी 62 साल की है, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और हर महीने 2,500 रुपए पेंशन उन्हें जरूर मिलती है। इनकी मौसी जो लंदन में रहती हैं वो करीब 18 लाख रुपए इनकी माँ को भेजना चाहती है, यानी उनकी बहन जो है उनको भेजना चाहती है ताकि वो एक प्रॉपर्टी खरीद सके। तो मोहित ये पूछ रहे हैं कि जब ये पैसे इनकी माँ को मिलेंगे तो उस पर टैक्स की देनदारी क्या बनेगी, क्या कोई गिफ्ट डीड बनवा लेना चाहिए? साथ ही जो इनकी मौसी जी हैं जो ये पैसे भेजने वाली हैं, क्या उन्हें भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजने होंगे इसके साथ? मुकेश जी। बिल्कुल प्रियंका जी, सबसे पहले इनके लिए खुश खबर यह है कि इनको 1 रुपये का भी टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि सेक्शन 56 के तहत आम तौर से 50,000 रुपया से ज़्यादा आपको अगर गिफ्ट किसी से मिलती है तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है, लेकिन वो रिश्तेदार से मिलती है, स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, और बहन उसमें आ जाती है, इसलिए इनको इस पर कोई टैक्स भरना नहीं है।
हालांकि ये इनके लिए अच्छा रहेगा कि ये जो फॉरेन से पैसा आया उसके इनवर्ड रेमिटेंस का वो बैंक प्रूफ का एविडेंस रखें और उनकी बहन से वो एक लेटर मंगा लें कि भाई ये मैं गिफ्ट के तौर से ये दे रही हूँ, जिसका उपयोग आप अपने प्रॉपर्टी के परचेज में कर सकते हैं। तो इनको परेशानी का फिर कोई कारण रहेगा नहीं। थैंक यू मुकेश जी, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब दिया। टैक्स गुरु में हम आपसे लेंगे यहीं पर इजाजत। आप भी टैक्स से जुड़े अपनी सारी परेशानी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है tax@moneycontrol.com। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी दें। अगर सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम आपको संपर्क करके क्लैरिटी ले लेंगे। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।